नमस्कार दोस्तों, आप सुन रहे हैं इंस्पायरिंग चेंज मेकर्स, एक ऐसा मंच जहां मिलते हैं हम उन लोगों से जिन्होंने समाज को नई दिशा दी है। आज हमारे साथ हैं सत्या शर्मा जी, दिल्ली के शालीमार बाग से जॉय मेकर्स एजुकेशन फाउंडेशन के संस्थापक और एक ऐसे विचारक जो मानते हैं कि हर बच्चे की मुस्कान में समाज का भविष्य छुपा हुआ है। इन्होंने अब तक 10,000 से अधिक बच्चों को शैक्षणिक सामग्री उपलब्ध करवाई है। निःशुल्क, निष्कलंक और निष्काम भाव से उनकी पहल खुशियों की गुल्लक, उपहारों का पिटारा ने न सिर्फ बच्चों की पढ़ाई को सहारा दिया है बल्कि जीवन में आशा और आत्मविश्वास को भी जगाया है। तो चलिए सुनते हैं उनका यह प्रेरणादायक सफर, कैसे एक विचार बना मिशन और एक व्यक्ति कैसे बना हजारों बच्चों की उम्मीदों की किरण। मिस्टर शर्मा जी, थैंक यू सर प्रोग्राम में बुलाने के लिए। आपको भी थैंक यू मेरे द्वारा बुलाए गए इस प्रोग्राम में आने के लिए। तो सबसे पहले तो आप ये बताइए, ये फाउंडेशन की शुरुआत आपने कब और कैसे की? सर सन 2021 में इसकी स्थापना की गई 4 लोगों के द्वारा। उद्देश्य स्पष्ट था, मेधावी छात्र और विशेषकर उन छात्रों के लिए जो जरूरतमंद हैं, जिनका सहयोग मिलने पर बच्चे अच्छा कर सकें। जॉय मेकर्स एजुकेशन फाउंडेशन शुरू करने की प्रेरणा आपको कहाँ से मिली? ये कोविड का दौर था। उस समय मैं वाराणसी, मेरी ससुराल रह चुकी, तो मैं वहाँ जाता था और मुझे 1 महीने रहने का अवसर मिला। तो जब भी मैं जाता था तो बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी गेट के सामने एक स्टेच्यू बना हुआ है पंडित मदन मोहन मालवीय जी का। तो उनको निहारता था, उनको देखता था कि पंडित जी ने ऐसे कार्य किए हैं समाज के लिए, देश के लिए, जिसको आज पूरी दुनिया और हमारा पूरा हिंदुस्तान उससे छूता नहीं। अच्छे इंजीनियर्स, अच्छे डॉक्टर्स, अच्छे वैज्ञानिक और अच्छे साहित्यकार हमारे बीएचयू में दिए। तो लगा कि पंडित जी जो कार्य कर सकते थे तो हम भी उनके कुछ पद चिन्ह पे चल करके समाज को कुछ दें, और यही हमारी कोशिश रही। यही है पंडित जी का ही दिया हुआ हमारा प्रेरणा का स्रोत। ओके, तो वैसे आपकी संस्था का मुख्य उद्देश्य क्या है? आप करना क्या चाहते हैं? हमारी संस्था का जो मुख्य उद्देश्य है, जरूरतमंद, आर्थिक तौर पे जो बच्चे प्रभावित हैं, जो आर्थिक तंगी के कारण कुछ अच्छा नहीं कर पा रहे हैं। कुछ अच्छा करने से मतलब है शिक्षा के क्षेत्र में, क्योंकि बच्चों के अंदर में जो ऊर्जा होती है वो मतलब असीम ऊर्जा होती है। अगर उनको पढ़ाई के क्षेत्र में लगाया जाए बिना कोई अवरोध के तो वो बहुत अच्छा कर सकते हैं। इसी तरीके से है कि पारिवारिक परिस्थितियां कुछ ऐसी अनुकूल हो जाती हैं कि बच्चा अगर पढ़ नहीं पा रहा है तो वो अपनी ऊर्जा खेल में लगाए, और एक ऐसे खेल में लगाए जो पूरी तरह संगठित हो, और उस खेल में भी अपना वो देश के लिए योगदान दे सकता है, राज्य स्तर पर, अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर। तो हम इन 2 क्षेत्रों में कार्य करते हैं। तो शर्मा जी, इस फाउंडेशन को शुरू करने के लिए आपकी कोई पर्सनल कहानी है? सर स्वाभाविक है, सभी की पर्सनल कहानियां होती हैं, मेरी भी होगी और है भी। इस कहानी के पीछे जो मेन उद्देश्य है कि एक समाज के प्रति सेवा भाव होना। ये कुछ कहानियां हैं, स्टोरी लंबी है लेकिन मैं छोटा सा चीज शेयर करना चाहता हूं कि मैं जिस संस्थान में काम करता हूं वहां पे पब्लिक सेक्टर का काम है और पब्लिक डीलिंग वर्क है। तो वहां पे लोग इतने परेशान होकर के आते हैं कि उनकी परेशानी को देख करके लगा कि कुछ हमें ऐसा काम करना चाहिए। हम उनकी परेशानियों को बिल्कुल हटा तो नहीं सकते, लेकिन कहीं हद तक हम उसे कम कर सकते हैं। एक परिवार में अनेकों समस्याएं होती हैं, कभी आर्थिक रूप से समस्याएं हैं, किसी पारिवारिक हैं, किसी में बच्चे पढ़ नहीं पा रहे हैं, कोई किसी ना किसी तरह की समस्या। तो हम लोग का जो मेन उद्देश्य रहा कि हम लोग कम से कम पढ़ाई के क्षेत्र में उनकी जो समस्या है उसको कम कर सकते हैं, ताकि उनके बच्चे अच्छे से पढ़ाई करें। और जब एक बच्चा पढ़ता है तो देश के में उसका अपना बड़ा सहयोग होता है, और सबसे बड़ा सहयोग तो उसका परिवार में होता है, उसके परिवार की स्थिति बदल जाती है। तो यही हम लोग का एक है। और
ऐसे ही पृष्ठभूमि से मैं भी हूँ। परिवार 6 भाई बहन थे, फादर गवर्नमेंट एम्प्लॉय थे, नहीं कुछ ना कुछ कमी लगी रहती थी। तो लगता था कि इस कमी को कैसे दूर किया जाए, जो मेरे साथ प्रॉब्लम हुई वो किसी के साथ ना हो। तो इस तरह की स्टोरी है हमारी। वैसे हम भी ऐसी पृष्ठभूमि से आते हैं, जैसे आपकी फैमिली बैकग्राउंड है वैसा हमारा भी है। कोई बहुत अच्छा बैकग्राउंड नहीं था, बट अभी सब भगवान की दया से सब सही चल रहा है। और तो आप ये बताइए कि जब फाउंडेशन की आपने शुरुआत की तो बहुत सारी कठिनाइयाँ रही होंगी, बहुत सारी चुनौतियाँ रही होंगी, तो कैसे आप इन चुनौतियों को पार पाते रही? हाँ, बिल्कुल सही आपने कहा सर। जब किसी भी चीज की शुरुआत की जाती है तो उसमें शुरुआती दौर में समस्याएं आती हैं, और खास तौर से जब आप समाज के लिए कार्य करते हैं। तो आज समाज में वर्तमान स्थिति ऐसी है कि जब भी कोई एक एनजीओ का नाम सुनता है तो लोगों की मानसिकता बदल जाती है कि कहीं कुछ ऐसी गतिविधियां तो नहीं हो रही हैं। फ्रॉड का एक आजकल बिल्कुल कॉन्सेप्ट आ जाता है। बिल्कुल। तो लोगों को लगता है कि ऐसे तो बहुत सारी एनजीओ हैं रन कर रही हैं। तो उन लोगों के बीच अपनी एक छाप छोड़ना, एक विश्वास जताना, ये हमारे लिए सबसे बड़ा चैलेंज रहा। किसी भी एनजीओ को रन करने के लिए हमें आर्थिक मदद की जरूरत थी। आर्थिक मदद मिलेगी कहां से? आर्थिक मदद मिलेगी हमारे बीच जो समाज में लोग हैं उनसे मिलनी थी। उनके बीच समाज में क्या हो रहा है, कैसे हो रहा है, हम अच्छा कर सकते हैं, ये विश्वास जताना था। तो इसमें हमें थोड़ी सी समस्या हुई कि जो फंड की कमी थी, वो दौर हमने देखा जब हम 250-250 रुपए मिला करके सारे साथी ने इसकी शुरुआत की। और आज ईश्वर की दया से हम ऐसी स्थिति में पहुंच चुके हैं कि हम 100 से ज्यादा बच्चों को स्कॉलरशिप देकर के पढ़ा पा रहे हैं। अच्छा, ये फाउंडेशन का नाम जॉय मेकर्स ही क्यों रखा है? कुछ और भी हो सकता था। बिल्कुल सर, जॉय मेकर्स एजुकेशन फाउंडेशन बड़ी अच्छी स्टोरी है। जॉय मेकर्स एजुकेशन फाउंडेशन का नाम क्योंकि जब हमारी फाउंडेशन रजिस्टर्ड होने की स्थिति में थी तो नाम ढूंढा जा रहा था कि नाम क्या रखा जाए। नाम बड़े अच्छे अच्छे आ रहे थे। तो ये हुआ कि कैसे सभी के तो नाम लगभग मिलते जुलते थे, तो कुछ ऐसा नाम रखा जाए ताकि बड़ा लोगों को सुनते ही एक अच्छी फीलिंग्स दे। तो हमारे साथी हैं रोहित जी, तो हम लोग बैठ करके चैम्बर में डिस्कशन कर रहे थे। रोहित जी आए और वो बड़े मुस्कुराते हुए आए। तो हमने उनसे पूछा कि आखिर ऐसा क्या हुआ, क्या मुस्कुरा रहे हैं? तो उन्होंने कहा ना कि एक बच्ची की कॉल आई हुई थी, उस बच्ची को कुछ स्टेशनरी की जरूरत थी और वो मैं दे के आ रहा हूं। और उस बच्ची की जो स्माइल है, जो खुशी है, मैं उसको शब्दों में बयान नहीं कर सकता। तो मतलब हुआ कि बहुत खुश थी, तो जॉय जैसा वर्ड हुआ। पढ़ाई से संबंधित स्टेशनरी उससे जब मिली तो मतलब हुआ एजुकेशन हुआ। मेकर्स का मतलब हुआ कि आप लेके गए, वो खुशियों में तब्दील हुआ। तो ये जो पूरा नाम है ना जॉय मेकर्स, ये वहीं से निकला। और हमारे रोहित जी जो साथी हैं, ये नाम उन्हीं की देन है। बहुत अच्छा कि आपकी रोहित जी ने जो ये नाम सुझाया, मुझे भी ये नाम बहुत अच्छा लगा कि बच्चों के जॉय का एक तरह से खुशियां जो है, बिल्कुल खुशियां हम उनके लिए एक बना रहे हैं, बिल्कुल, ताकि उनका फ्यूचर जो है, उनका भविष्य जो है उज्जवल हो, और उनके परिवार और जो उनका भी आने वाला परिवार और हमारे देश का भविष्य जो है बिल्कुल वो भी खुशियों से भरपूर रहे। बिल्कुल सर। तो अच्छा, ये जब आपने फाउंडेशन बनाई, इससे आपको लगा होगा ना कि शिक्षा से समाज पे और क्या प्रभाव पड़ता है, क्योंकि सभी तो पढ़ नहीं पाते आज के टाइम में। बिल्कुल तो जो नहीं पढ़ पाते आप लोग उनको शिक्षा दे रहे हैं एक तरह से। बिल्कुल। तो इससे समाज पे, आपके आसपास के जो सामाजिक परिवेश है, उस पर क्या प्रभाव पड़ा? सर जो देखा गया है ना, शिक्षा एक ऐसी चीज है कि जिससे ना सिर्फ पारिवारिक स्थिति बदलती है, सामाजिक स्ट्रक्चर भी बदलता है। हमारे समाज में आज जो बहुत सारी गतिविधियां होती हैं, गलत गतिविधियां होती हैं, वो अशिक्षित होने की वजह से होती हैं। आप देखेंगे कि बहुत सारी चीजें क्राइम होते हैं, चोरियां होती हैं, उसमें कहीं ना कहीं शिक्षा का अभाव रहा है। अगर कोई भी बच्चा शिक्षित है और अगर वो बेरोजगार भी है, तो उसके अंदर में ये भावना नहीं होगी कि मुझे किसी का नुकसान करना है, वो कभी नहीं करेगा। तो जो ये गलत काम कर रहे हैं, ये अशिक्षा के अभाव के कारण कर रहे हैं। तो समाज में जब हम लोगों को शिक्षित कर देते हैं तो एक
स्वस्थ समाज का निर्माण होता है। और जब एक स्वस्थ समाज का निर्माण होता है तो एक अच्छे व्यक्तित्व का उभरना एक लाजमी है। तो इसका प्रभाव जो है सीधे तौर पे या यूं कह लें कि कहीं ना कहीं इनडायरेक्ट वे में समाज पे, परिवार पे, हमारी सोसाइटी पे पड़ता ही पड़ता है। अच्छा, आजकल हमारे समाज में बहुत सारी समस्याएं हैं, तो हम क्या सोचें कि जॉय मेकर किन किन समस्याओं को अपने द्वारा हल निकाल रहा है, या किन किन समस्याओं का समाधान कर रहा है या कर सकता है? सर, अभी तक जो जॉय मेकर्स का दायरा है, आज के समाज में बहुत सारी एनजीओ चलती हैं और अलग अलग क्षेत्रों में वो कार्य कर रही हैं, बहुत अच्छा कार्य कर रही हैं। जो हमारा कार्य क्षेत्र है वो एजुकेशन और स्पोर्ट्स है। तो एजुकेशन के माध्यम से हम बच्चों को 12th तक की शिक्षा देते हैं और उनकी पूरी सुविधाएं उपलब्ध कराते हैं। 12th के बाद हम बहुत सारे ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट से हमारा टाई अप है, इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग से हमारा टाई अप है, स्किल डेवलपमेंट ट्रेनिंग से हमारा टाई अप है। हम अपने बच्चों को वहां पे प्रमोट करते हैं और वहां पे जाने के बाद में जिस भी बच्चे की जो स्किल्स होती हैं उसके बेसिस पे हम उन बच्चों को एक डायरेक्शन दे देते हैं। कोई बच्चा डॉक्टर बनना चाहता है तो हम उसको उस तरीके से उस रास्ते पे ले जाते हैं ताकि वो एक अच्छा डॉक्टर बन पाए। और जो कोई बच्चा ऐसा होता है कि नहीं लगता है कि उसके अंदर स्किल्स है तो वो इस स्किल्स प्रोग्राम के तहत हम उसको स्किल्स प्रोवाइड करते हैं और वो कुछ समय बाद वो खुद का अपना रोजगार शुरू कर पाता है। और एक अल्टीमेटली उसके पारिवारिक स्थिति को सुधारने का सबसे अच्छा तरीका जो हमारी फाउंडेशन करती है वो यही है। अच्छा, आज की शिक्षा प्रणाली जो है वो तो आपको पता ही है, तो आपकी फाउंडेशन के द्वारा या आपके द्वारा इस शिक्षा प्रणाली के सुधार के लिए क्या कुछ कार्य किया जा सकता है, या कुछ आपका सुझाव हो तो बताइए। हम गवर्नमेंट को उसको एक अपनी तरफ से प्रपोजल के तौर पे या कुछ देना चाहते हैं, तो इसके बारे में आप कुछ बताइए। अगर सर, बहुत अच्छी बात बताई आपने कि समाज में बहुत सारी त्रुटियां होती हैं जिनको सुधारा जा सकता है। तो दिल्ली में सरकार थी केजरीवाल साहब की, तो हमारी फाउंडेशन जब बच्चों को एजुकेशन कर दे रही थी उस दौरान जो समस्या आई कि बच्चे रीडिंग भी नहीं कर पा रहे हैं, पढ़ाई नहीं कर पा रहे हैं, तो हमारी फाउंडेशन ने माननीय मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल जी को लेटर भेजा। उसमें यह बताया गया कि आप एक ऐसा प्रोग्राम डिजाइन करिए कि स्कूल के बाद भी या छुट्टियां जब होती हैं गर्मियों की उस दौरान ऐसा प्रोग्राम उन बच्चों के लिए कीजिए जो वीक हैं, ताकि उन बच्चों को और जो बच्चे मध्य वर्ग के हैं या अच्छे कैटेगरी के हैं वो एक मुख्य धारा में आ पाए। तो गवर्नमेंट ने, दिल्ली सरकार ने हमारी इस रिक्वेस्ट को स्वीकार किया और उनको बड़ा अच्छा लगा। तो मिशन बुनियाद जो दिल्ली में चलाया जाता है वो हम लोग के प्रयास से ही चलाया। अच्छा, तो क्या आपका कोई दायरा भी है कि किन बच्चों को आप ये प्रोवाइड कराते हैं, एजुकेशन प्रोवाइड कराते हैं या स्पोर्ट्स में भेजते हैं, उसका कुछ दायरा भी है? बिल्कुल सर, उसका दायरा है कि हमारी टॉप प्रायोरिटी जो होती है उन बच्चों की होती है, उन्हीं बच्चों को देना मतलब है प्राथमिकता जिनके घर में माँ या पिता ना हो, वो सिंगल पेरेंट्स का हो। और दूसरी प्रायोरिटी रहती है कि जो अंडर प्रिविलेज हैं, आर्थिक रूप से बहुत कमजोर है, उनका दिल्ली में कोई घर नहीं है, स्लम्स में रहते हैं, झुग्गियों में भी किराए पे रहते हैं, जिनको 2 वक्त की रोटी भी बड़े मशक्कत के बाद नसीब होती है। तो हमारा उन बच्चों पे बहुत फोकस होता है। हमारी टीम पूरी काउंसलिंग करती है, इंस्पेक्शन करती है, ताकि उन बच्चों तक सही सुविधा समय भीतर पहुंचाकर उनको लाभ दिया जा सके। तो क्या आप ऐसे बच्चों से जाकर मिलते हैं? ऑफ कोर्स सर, बिना बच्चों से मिले हुए तो ये पॉसिबल ही नहीं है। अगर आपको स्नान करना है तो पानी में डूबना ही पड़ेगा, अगर आपको कुछ सीखना है तो हाथ काले करने ही पड़ेंगे। तो कहने का मतलब है कि अगर हमें बच्चों के लिए सुविधाएं जुटानी हैं तो हमें बच्चों के बीच जाना ही पड़ेगा, और हम ऐसा करते हैं ताकि हमें बच्चों की समस्याएं पता चल सकें। तो समस्याएं जो पता लगने का तरीका है वो हमारे अलग अलग हमारे पैरामीटर्स बने हुए हैं कि हम पहले तो बच्चे के घर में इंस्पेक्शन करके उनकी प्रॉब्लम्स को सुनते हैं, फिर जो टीचर उनको स्कूल में पढ़ा रहे होते हैं उनसे बातचीत करते हैं, उनके प्रिंसिपल से बातचीत करते हैं, और उसके अतिरिक्त भी जब कभी कोई चीज की जरूरत पड़ती है तो आस पड़ोस से भी हम उनका फीडबैक लेते हैं ताकि हम उनको बेहतर से बेहतर सुविधा
मुआयना करा पाएं। अच्छा, एक बार मैं अपने ऑफिस से निकल रहा था, तो मैं आपको एक कहानी बताता हूँ अपनी। तो वहाँ पे एक 12-13 साल का लड़का रहा होगा। वो लंच के टाइम में वहाँ पे लंच डिलीवर करने आया था, वहाँ पे आया हुआ था। तो मैंने उससे पूछा कि पढ़ाई करते हो? तो उसने बोला नहीं करते हैं। तो मैंने पूछा क्यों नहीं करते हो? बोला अभी हम बिहार से आए हैं, या उत्तर उत्तर प्रदेश से आए हैं, मतलब ऐसा ही कुछ नाम लिया था। हम किसी स्टेट की बात ऐसे नहीं करेंगे। तो किसी स्थान का नाम लिया था, यूपी या बिहार साइड से ही था। बोला कि हम वहाँ से अभी आए हैं, तो पिताजी बोल रहे हैं कि नहीं अभी काम करो। हमने कहा तुम अपने पिताजी से बात करना और उनको मेरे पास ले आना, मैं आपकी संस्था को पहले से जानता हूँ। हमने कहा मैं शर्मा जी से बात करूँगा, आपको उन्हीं के द्वारा कहीं ना कहीं किसी स्कूल में आपका फ्री में एडमिशन करवा दूंगा। और अगर एडमिशन नहीं हो रहा है, किसी कारणवश नहीं हो रहा है, उसका भी सहूलियत वो करवा देंगे। तो क्या ऐसा, मैंने अगर उनको कमिटमेंट किया है, क्या ऐसा हो सकता है? बिल्कुल सर, ऐसे होते हैं और ऐसे हम करते आ रहे हैं। जब कोई बच्चा ऐसी स्थिति में हमें मिलता है कि जहां पे वो कहीं एडमिशन नहीं हो रहा होता है, कहीं पे उनके पेरेंट्स नहीं एग्री होते हैं, या उनके पास कुछ डॉक्यूमेंट हैं जिनकी वजह से ही एडमिशन होना है, तो हम पर्सनली उन बच्चों पर ध्यान देते हैं। पेरेंट्स उनको स्कूल नहीं भेज रहे हैं तो हम पेरेंट्स की काउंसलिंग करते हैं, उनको समझाते हैं, हमारी टीम जाती है, उनको बोलती है, समझाती है कि एक एजुकेशन से कितना बड़ा लाभ हो सकता है आने वाले भविष्य में। तो जब उनको ये चीज दिमाग में बैठ जाती है कि एजुकेशन बहुत बड़ी ताकत है, सुपर पावर है जिसको बोल सकते हैं। अब बात आती है कि स्कूल में दाखिला कहाँ मिले, उसके लिए डॉक्यूमेंट चाहिए होते हैं। तो बहुत सारी, कुछ लोग आए होते हैं दिल्ली, तो उस केस में उनको डॉक्यूमेंट दिल्ली के नहीं होते हैं और एडमिशन लेने के लिए दिल्ली के डॉक्यूमेंट की आवश्यकता होती है, और ये होना भी चाहिए। तो उस केस में हम पर्सनली उनके डॉक्यूमेंटेशन प्रोसेस में हेल्प करते हैं ताकि उनका डॉक्यूमेंट बन सके और एडमिशन हो सके। और अपने निजी स्तर पे हम स्कूल के प्रिंसिपल जो होते हैं उनसे, और जो उस स्टेट के जिला लेवल पे जो डायरेक्टरेट अधिकारी होते हैं उनसे हम संपर्क करके उस बच्चे का एडमिशन कराने की कोशिश करते हैं, और हम 90% हमारा एडमिशन हो जाता है। ओके। अच्छा, फाउंडेशन ने अब तक कितने बच्चों की मदद की होगी, और कितने बच्चों को अडॉप्ट कर रखा है, कितने बच्चों को अडॉप्ट करने वाला है, या फ्यूचर में कितने बच्चों को स्कॉलरशिप प्रदान करेगा? तो इसका कोई रिकॉर्ड तो होगा ना आपके पास? सर बिल्कुल, हमारे पास फर्स्ट डे से हमारे पास एक एक बच्चे के रिकॉर्ड्स अवेलेबल है। फाउंडेशन आज के समय में 9,000 से भी ज्यादा बच्चों को लाभ दे चुका है, और वर्तमान स्थिति ऐसी है कि हम 250 बच्चों को स्कॉलरशिप एक साल के लिए प्रोवाइड करते हैं, ताकि वे बच्चे 250 बच्चे हैं वो पूरी तरीके से अपने माँ बाप के आर्थिक जो उनको चाहिए आवश्यकता उनसे मुक्त है। वो उनको कुछ भी चाहिए वो फाउंडेशन को फोन करते हैं, हम उन बच्चों तक 24 घंटे में वो सुविधा उपलब्ध करा देते हैं। किसी बच्चे को कॉपी चाहिए, किसी बच्चे को शूज चाहिए, किसी बच्चे को स्कूल बैग चाहिए, वो हमारे नंबर पर फोन करते हैं और हम 24 घंटे में उन बच्चों तक पहुंचा देते हैं। और हमारा आने वाला जो भविष्य की योजना है कि हम 500 से भी ज्यादा बच्चों को स्कॉलरशिप उपलब्ध कराएं ताकि इसका लाभ ज्यादा से ज्यादा बच्चों तक पहुंच पाए। अच्छा, तो ये सब करने के लिए अगर इतना सब कुछ आप पहुंचा रहे हो, 24 आवर का टाइम बता रहे हो, तो अकेले तो कर नहीं पाते होगे, आपके पास टीम भी होगी। जाहिर सी बात है सर, अकेला आदमी तो करना मुश्किल है, और नहीं अकेला भाग चना नहीं फोड़ सकता। बिल्कुल सर, बिल्कुल। तो इसमें क्या है कि बिना टीम के तो कुछ हो ही नहीं सकता, और मैं सबसे पहले अपनी टीम के हर सदस्य का बहुत बहुत आभार व्यक्त करता हूं, क्योंकि उनके बगैर मैं कुछ भी नहीं। आज जो भी हम कर पा रहे हैं अपनी टीम की वजह से, और शायद आपने जो आज कार्यक्रम में मैं आने का अवसर भी दिया है ये मेरी टीम मेंबर्स की वजह से है। मैं उसमें कुछ बहुत बड़ा मेरा रोल नहीं है, मेरे जितने भी लोग हैं वो टीम मेंबर्स के लोग हैं, और हमारी टीम पूरी तरीके से डेडिकेटेड है। 24/7 वो उपलब्ध रहती है कि जब भी कोई फाउंडेशन का कार्य होता है तो वो मौजूद रहता है। तो अब तक आपने कितने कार्यक्रम कर लिए होंगे? जो फाउंडेशन द्वारा कार्यक्रम किए जाते हैं, प्रोग्राम जो करते हो, उसमें कितने कार्यक्रम किए होंगे अब तक? और उसमें क्या क्या कार्यक्रम में क्या प्रोसेस होता है, कैसे क्या करते हो, आप थोड़ा विस्तार से बताएंगे
ताकि लोगों को पता चले कि अगर उनके पास उनको प्रॉब्लम है या कुछ दिक्कतें हैं तो वो भी इस फाउंडेशन से जुड़कर या उनके बच्चों को वहाँ पे जोड़ें या वॉलंटियर्स को जोड़ें, जो अच्छा काम करना चाहते हैं वो लोग जुड़ें और बहुत सारे लोगों को इससे फ़ायदा हो। सर अब तक हमने 56 प्रोग्राम्स को ऑर्गेनाइज किया है। उसमें स्किल्स डेवलपमेंट है, पर्सनालिटी डेवलपमेंट है, राइटिंग जिसको हम आज के समाज में बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंस नहीं दी जाती। अभी तो फिलहाल राइटिंग के लिए बहुत सारे इंस्टीट्यूट रन होने लगे, हमारे समय में ऐसा नहीं होता था। राइटिंग का कुछ भी नहीं होता था। हम राइटिंग पे बहुत जोर देते हैं, एनालिटिकल मैथमेटिक्स पे बहुत जोर देते हैं और हिंदी राइटिंग लेटर्स पे भी बहुत जोर देते हैं। तो हमारी ये सारे क्षेत्र हैं। इवन बच्चों के अंदर में स्टेज पे जाने पे घबराहट जो होती थी, डांस कॉम्पिटिशन्स का ऑर्गेनाइज करते हैं, एक्सटेम्परी का ऑर्गेनाइजेशन होता है और वहां पे स्पीच जो होते हैं उन पे हमारे प्रोग्राम्स ऑर्गेनाइज होते हैं। और इवन यहां तक के प्रोग्राम्स हैं हमारे कि जब कोई नुक्कड़ नाटक तरीके से भी हमारा जो प्रोग्राम्स को भी डिजाइन किया जाता है, ताकि बच्चे आज के इस मेट्रोपॉलिटन सिटी में जो बच्चे कॉन्वेंट स्कूल में पढ़ते हैं और जो गवर्नमेंट स्कूल में पढ़ते हैं, वो किसी भी मायने में कम नहीं है। वो इसी मायने में कम हो जाते हैं कि उनको वो प्लेटफॉर्म नहीं मिल पाता है, उनके स्कूल में वो करिकुलम एक्टिविटीज नहीं है। तो वो करिकुलम एक्टिविटीज हम डिजाइन किया हुआ है, उससे हमारे बच्चों को बहुत फायदा होता है और बहुत अच्छे से स्पोकन इंग्लिश की भी व्यवस्था है कि वो अच्छे से इंग्लिश बोल पाए, हिंदी बोल पाए और इनसे उन बच्चों को बहुत लाभ मिला है और उनके रिजल्ट में भी काफी ग्रोथ देखने को मिली है। अच्छा, तो ये कार्यक्रम जो आप करते हो तो आप हमारे दर्शकों को बताएंगे एक बार कि ये कार्यक्रम आप कहाँ पे करते हो, कैसे ऑर्गेनाइज करते हो, आपको स्पेस कैसे मिलता है? सर स्पेस क्या है, जहां पे आप शुरू कर दें वो स्पेस आपका है। सर हमारे पास जहां मैं रहता हूं उसके पास में एक छोटा सा पार्क है। तो शुरुआत भी हमने ड्राइंग कंपटीशन ऑर्गेनाइज करके किया था और उस पार्क में जो लोकल सोसाइटी के लोग हैं उनका बहुत बड़ा सहयोग मिला। ऐसा पार्टिसिपेशन उन्होंने अपने बच्चों को भी कराया। हमारे गवर्नमेंट स्कूल्स के बच्चे आए, उन्होंने डिफरेंस देखा कि गवर्नमेंट स्कूल के बच्चे में भी वो टैलेंट है जो हमारे बच्चे कॉन्वेंट स्कूल में जाकर कर रहे हैं। फिर उसके बाद में हमने पार्क शुरू किए, अलग अलग विद्यांजलि के थ्रू प्रोग्राम्स किए। फिर विद्यांजलि के थ्रू हमारे उनके ही प्रेमाइसिस में हमें जगह मिली, हम उनके स्कूल्स में जा करके अपने इवेंट्स को ऑर्गेनाइज करते रहे। फिर जहां पे मतलब हमारी ऐसे कोई स्पेसिफाइड जगह नहीं है कि जहां पे हम ये कह सके जॉय मेकर्स का प्रोग्राम यहाँ पे ऑर्गेनाइज, हमें जो भी खाली जगह मिलती है, कोई भी पार्क मिलता है, पुल के नीचे मिलता है, नदी नाले के साइड में कोई जगह मिलती है, हम वही प्रोग्राम ऑर्गेनाइज कर देते हैं। क्योंकि हमारे पास इतना फंड नहीं है कि हम कहीं पे 5,000 10,000 का फंड स्पेस लें और उस स्पेस को ले करके बच्चों के लिए कोई प्रोग्राम नहीं। हमारा पास जो भी पैसा होता है वो टोटल बच्चों के ऊपर जाता है। अच्छा, फंड से मुझे याद आया कि ये फंड आता कहाँ से आपके पास? कोई ऑर्गेनाइजर है, कहीं आप कोई बड़ी संस्था है जो आपको फंड ऑर्गेनाइज करती है, तो फंड ये आता कहाँ से? नहीं सर, फंड तो देखिए अभी तक हमने किसी भी गवर्नमेंट एजेंसी को अप्रोच नहीं किया और उसकी आवश्यकता हमें अभी तक पड़ी भी नहीं। क्यों? क्योंकि जो हमारे सोसाइटी में लोग रहते हैं, मेरे कलीग्स हैं, हमारे रिलेटिव्स हैं, हमारे फ्रेंड्स हैं, हमारे जो और साथी लोग हैं, हम उन्हीं से एक नॉमिनल, मतलब आप सोच नहीं सकते हैं, शायद हमारे आपके बच्चे का एक दिन का नमकीन बिस्किट का जो पैकेट होता है उसके खर्च के बराबर है। इतना हम उनसे बोलते हैं, आपको जो समझ में आता है। अगर आपको लगता है आप 2 पेंसिल देने के लिए समर्थ हैं, आप 2 पेंसिल दीजिए, मोस्ट वेलकम। अगर आपको लगता है कि मैं 1 कॉपी दे सकता हूं, आप मोस्ट वेलकम। तो हमारी फाउंडेशन में कोई भी रिस्ट्रिक्शन नहीं। आप अगर नियत है आपकी कि समाज के लिए मुझे कुछ करना है, तो आपके पास 10 रुपए है, वो भी आकर के दीजिए, मोस्ट वेलकम। संस्था इन्हीं लोगों के ऐसे ही सहयोग से चल रही है। इतना सस्ता है आपका मेंबर बनना? सर बिल्कुल, मैं अभी से आपका मेंबर हूँ। थैंक यू सर, थैंक यू। ये तो बड़े जॉय मेकर्स का सौभाग्य है कि आप जैसे लोग जुड़ रहे हैं। ये प्रोग्राम खत्म करते ही आपसे रसीद कटवाऊंगा। थैंक यू सर, थैंक यू। मैं बताऊंगा नहीं मैं कितने की कटवा रहा हूँ, सर मैं रसीद कटवाऊंगा। और मैं सबसे गुजारिश करता हूँ जो ये प्रोग्राम देखेगा या देख रहा होगा, वो भी
इनके जो मेंबर हैं बने और जॉय मेकर एजुकेशन फाउंडेशन को नई ऊंचाइयों तक ले जाएं। थैंक यू सर, थैंक यू। और ये कार्यक्रम जो आप करते हैं वॉलंटियर्स की जरूरत पड़ती होगी, बिल्कुल सर। तो वो वॉलंटियर्स आपको कहाँ से मिलते हैं, कैसे वो अप्रोच करते हैं, आप नेटवर्किंग आप कैसे करते हैं? सर वॉलंटियर्स, अब तो स्थिति ऐसी है कि बच्चों के इवेंट्स देखना लोग समझ रहे हैं, हमारे फाउंडेशन पे बिलीव उनका बहुत मजबूत हुआ है, उनको लगता है कि अच्छे कार्य हो रहे हैं। तो वॉलंटियर्स की हमारी एक सेल बना हुआ है कि हम 2 घंटा आपको 1 महीने में दे सकते हैं, आधे घंटा 1 हफ्ते में दे सकते हैं। तो ऐसे हमारे वॉलंटियर्स की पूरी लिस्ट है और काफी संख्या में लिस्ट है। तो हमें लगा कि इस प्रोग्राम के लिए ये वॉलंटियर्स फिट बैठते हैं, तो हम उनको कॉल करते हैं, उनको अप्रोच करते हैं कि अब आपकी सर्विसेज की हमें जरूरत है और हमें 20, 50, 100 जो भी वॉलंटियर्स की जरूरत होती है, हम उस लिस्ट के अकॉर्डिंगली हम उनको उनकी सेवाएं लेते हैं। ओके। वैसे आप जो है ये कोई टूल्स वगैरह यूज करते हैं बच्चों को जैसा प्रोवाइड करें, कोई एप्लीकेशन वगैरह बना के कि उनका लर्निंग और डेवलप हो, इस तरह से कुछ टूल्स यूज करते हैं या इस बारे में कुछ सोच रहे हैं कभी? नहीं सर, अभी तो हमारा एक प्रोग्राम चलता है और उस प्रोग्राम में नन्ही मुस्कान के अंतर्गत हमारा जो ट्यूशन सेंटर है, उन ट्यूशन सेंटर से हमने रिक्वेस्ट किया, उनसे एक टाई अप किया कि वो जब क्लास वाइज पढ़ाते हैं तो उनके लेक्चर्स जो होते हैं ना वो रिकॉर्डेड होता है, तो उनको हम अपने चैनल पे अपलोड करते हैं ताकि उनके लेक्चर से उनकी क्लास में जो सिखाया गया है वो ग्रामीण क्षेत्र में बैठा हुआ बच्चा उसका लाभ ले सके, वो भी निःशुल्क, उसके कोई भी शुल्क नहीं है। और इसी तरीके से कॉमर्स, साइंस, आर्ट सभी क्षेत्र के जो ट्यूटर कोचिंग सेंटर हैं वो अपने वीडियोस हमारे साथ फ्री ऑफ कॉस्ट शेयर करते हैं और हम उनको बच्चों तक पहुंचाते हैं। अभी हमारा एक जॉय मेकर्स का ही नन्ही मुस्कान के अंतर्गत एक ऐप डेवलप हो रहा है, उससे हमारी रीच बहुत बढ़ जाएगी। हम हिंदुस्तान के किसी भी कोने पे बैठा वो बच्चा जब भी उसको कोई नीड होती है वो उस एप्लीकेशन पे रजिस्टर करता है और विद इन अ वीक हम उसकी जरूरत के हिसाब से, क्योंकि हमारा एक प्रोसेस होता है, हम किसी को भी ऐसे नहीं देते, तो उस प्रोसेस के अकॉर्डिंगली अगर वो बच्चा फुलफिल करता है तो हम उसको बाय कोरियर, बाय स्पीड पोस्ट हम उसके घर तक वो चीज उपलब्ध करा देते हैं। अच्छा, आजकल जो है ना डिजिटल का ज़माना है, सब कुछ ऑनलाइन हो रहा है, पढ़ाई भी ऑनलाइन हो रही है। तो जैसे कोविड टाइम में आपने शुरू किया था, तो बच्चों तक कैसे पहुंचे फिर? कुछ डिजिटल आपने यूज किया डिजिटल प्लेटफॉर्म को? हाँ सर, उसमें जब कोविड का दौर था उस समय सिचुएशन ऐसी थी कि सभी बच्चे जो कॉन्वेंट स्कूल में पढ़ते थे, जो आर्थिक रूप से ठीक थे, वो तो अपने बच्चों को पढ़ा लेते थे, लेकिन जो गवर्नमेंट स्कूल के स्लम्स के बच्चे थे उनके पास मोबाइल फोन भी नहीं था, उनके पास टैबलेट भी नहीं है, कोई ऐसी सुविधा नहीं थी जो डिजिटल मोड से वो पढ़ सके। तो उस केस में दिल्ली सरकार की बड़ी अच्छी व्यवस्था थी कि वो प्रिंट आउट्स वगैरह स्कूल में कहा कि प्रिंट आउट निकाल करके या बच्चों के घर तक या बच्चों को एक कॉल करके उनको दीजिए। इस सिचुएशन को देखा गया कि ऐसा, क्योंकि कोविड का दौर था, बच्चे घर से ना निकले, तो हमने पैसे इकट्ठे करके जो अच्छा कर रहे थे, खास तौर से 12th और 10th के बच्चे जिनके बोर्ड के एग्जाम थे, हमने उनको टैबलेट प्रोवाइड किया और 1 साल का डेटा पैक उनको फ्री दिया ताकि वे बच्चे अपनी ऑनलाइन क्लासेस सुचारू रूप से करके अच्छे से अपना एग्जाम दे पाए। मतलब फाउंडेशन को शुरू करने में आपको चुनौतियां भी बहुत आई होंगी, तो सबसे मुश्किल चुनौती क्या थी जिसको आपने पार किया? सर सबसे मुश्किल चुनौती तो बच्चों को आइडेंटिफाई करना था, क्योंकि गवर्नमेंट स्कूल में पढ़ रहा बच्चा, मैं ये नहीं कहता कि सबके साथ, लेकिन 80% बच्चे तो जेन्युइन थे, लेकिन जो 20% जो बच्चे थे उनको एलिमिनेट करना मेरे लिए बहुत मुश्किल था, क्योंकि ये सुविधाएं दी जाए तो किसको दी जाए और कैसे दी जाए, क्योंकि आज के समय में सारा डॉक्यूमेंटेशन लगभग हर कोई कर देता है। तो हमारा जो इंस्पेक्शन प्रोसेस था उसमें मैन पावर की जरूरत बहुत है। मैन पावर थी, कोई 10 किलोमीटर दूर, कोई 20 किलोमीटर दूर है, वहां पे जाके इंस्पेक्शन करना और एक सही और कॉन्क्रीट तरीके से उन बच्चों तक वो सुविधा उपलब्ध कराना, ये हमारे लिए सबसे चैलेंजिंग रहा। और अब तो खैर हर स्तर पे हमें
सपोर्ट मिलता रहता है, चाहे वो प्रिंसिपल लेवल पर हो या कोई भी सरकारी तंत्र में भी हमें सुविधा मिलती रहती है, ताकि हम उन बच्चों की जेन्युइननेस पता कर पाए। अच्छा, फंडिंग से रिलेटेड चुनौतियाँ बहुत सारी आती हैं। तो फंड जैसे आप बता रहे हो कि कोई कुछ भी दे सकता है, तो आपके पास कितना क्राउड है? क्राउड फंडिंग कैसे करते हैं? बहुत ज़्यादा क्राउड होगा, तो थोड़े पैसे आ रहे हैं, पैसे तो थोड़े आ रहे हैं, बट क्राउड में आ रहे हैं, तो उसको मैनेज कैसे करते हो? आप खुद ही मैनेज करते हो या उसके लिए भी टीम है? सर, जो भी काम होता है इस फाउंडेशन में, जो भी काम हो रहा है XYZ कुछ भी, वो सब वॉलंटरी हो रहा है। अकाउंट्स का काम कोई और देखता है, सेल्स का काम कोई और देखता है, मार्केटिंग का काम कोई और देखता है, बच्चों की इंस्पेक्शन कोई और देखता है, डिजिटल प्लेटफॉर्म कोई और देखता है। हमारे फाउंडेशन का 1 रुपए का कोई खर्च नहीं, सब अपने घर से ही इस काम को बहुत अच्छे तरीके से कार्य कर रहे हैं। और इसमें जितना भी पैसा होता है जो लोगों के द्वारा दिया जाता है, उसको बच्चों पे ही लगाया जाता है। 100% पैसा बच्चों पे लगता है। कोई ऑफिस, कोई स्टाफ, कुछ नहीं? नहीं सर, कोई ऑफिस नहीं है, कोई स्टाफ नहीं है। बस क्योंकि ये एक प्रक्रिया है, व्यवस्था बनाई गई है कि अगर कोई भी ऑर्गेनाइजेशन या एनजीओ को रजिस्टर कराना है तो एक घर का एड्रेस होना चाहिए ऑफिस का। वो मेरा घर ही है सर, उस घर पे ही मेरा रजिस्टर्ड है। आप मेरी वेबसाइट पे या कहीं पे भी देखेंगे तो मेरे घर का एड्रेस है वो। और हम सभी जितने भी साथी हैं मेरे, सब अपने अपने घर से ही काम करते हैं। ओके, बहुत अच्छा। तो मैं बताना चाहूंगा सर, हमारा इवन जितने भी सहयोगी हैं, टीम मेंबर हैं, वो अपने जेब से ही लगाते हैं। मतलब अगर 20 किलोमीटर दूर इंस्पेक्शन जाना है तो उसका कोई भी क्लेम नहीं करते। वो अपने ही पेट्रोल से जाना है, अपने ही मोबाइल से यूज करना है। प्रिंट आउट निकालना है तो हम मार्केट से निकालते हैं। अगर हमें किसी बच्चे को कुछ देना है, उस देने जाने में जो खर्च लग रहा है वो भी है, स्पीड पोस्ट है वो भी हमें, मतलब जो भी पैसा हमें मिलता है वो पूरा का पूरा पैसा बच्चों के ही हित में लगता है। कभी ऐसा लगा कि फाउंडेशन सही से काम नहीं कर पा रहा है, या कुछ और भी बहुत बड़ी चुनौतियां आई हैं कि ऐसा लगा हो कि फाउंडेशन नहीं अब बंद हो जाएगा, अब आगे नहीं बढ़ा सकते हैं? सर, फाउंडेशन सोचना तो तब होता है जब आपकी कोई बहुत बड़ी चाह हो कि नहीं, मुझे हिंदुस्तान का एक मतलब सबसे नंबर 1 पे पहुंचना है। कोई कारोबार तो है नहीं, ये तो आप समाज के लिए मतलब निस्वार्थ भाव से कार्य करते हैं। हाँ, लगता है कि हाँ, कई बारी कि बच्चों को जो सामान देना है, कई बार फंड नहीं होते हैं, उस केस में लगता है उस बच्चे को जरूरत है, तो उस केस में हम लोगों के पास जा जाके एक कह सकते हैं भिक्षा, कि आप भिक्षा दो भाई, इस बच्चे की पढ़ाई रुक जाएगी। लेकिन ऐसा कभी सर लगा नहीं कि बंद हो जाएगा, क्योंकि चिंता तो उनको होनी चाहिए जिनके पास कुछ हो। हमने तो 0 से शुरुआत की थी, तो आज अगर हमारी सोच तो थी कि 2 बच्चे ही पढ़ा लेंगे तो बहुत है, आज तो 250 से भी ज्यादा बच्चे हैं और 5000 से ज्यादा बच्चों को लाभ मिला है। सर, ऐसा कभी महसूस नहीं हुआ। अच्छा, संसाधन आपके पास इतने ज्यादा है नहीं? बिल्कुल सर। तो कम संसाधनों में इतनी अच्छी शिक्षा के लिए आप क्या करते हैं? सर, एक ही तरीका है, और वो ये है कि आप सबके पास रिक्वेस्ट करें। ये सबसे बड़ा टूल है सर। किसी के पास भी आप अधिकार से नहीं जा सकते। अगर आप हाथ जोड़ के जाते हैं कि आप मेरी मदद करो, सर समाज में बहुत अच्छे अच्छे लोग हैं और मदद के लिए हमेशा तैयार है। फर्क है तो एक विश्वास की, अगर आपने वो विश्वास डेवलप कर दिया तो देने वालों की कोई कमी नहीं, और ईश्वर की दया से आज हम वो कर पा रहे हैं। हमें ऐसे कभी कोई दिक्कत नहीं हुई, और जहां भी पैसे की या किसी रूप में हमें प्रॉब्लम हुई, हमने लोगों से हेल्प ही मांगी है। हमारी पूरी टीम जाती है लोगों के घर, उनसे हेल्प मांगती है, उनसे रिक्वेस्ट करती है, समझाती है, तो वो मदद करते हैं। मतलब आपकी सफलता की क्या कहानियां हैं, कुछ बताएंगे? यहाँ तक आ गए, 4-5 साल से आप इस फाउंडेशन को चलाकर सुचारू रूप से इसको चला रहे हैं, तो इतना 4-5 साल तक भी चला लेना अपने आप में एक सफलता है। तो यहाँ तक पहुँचने की क्या कहानी है, आप कैसे यहाँ तक पहुँचे? ये तो आप की नजर में है, थैंक यू। मुझे ऐसा कुछ लगा नहीं कि ये मेरा कोई बहुत बड़ा अचीवमेंट है। हम तो निरंतर कार्य कर रहे हैं, समाज की सेवा में लगे हुए हैं, और कभी ये नहीं सोचा कि इससे हम कोई अपना व्यक्तिगत लाभ कमाएं। हाँ, बच्चों की मुस्कुराहट देख के खुशी जरूर मिलती है। हमारे सारे सदस्य का जो सपोर्ट है ये बहुत बड़ा सराहनीय है कि हर व्यक्ति अपने घर का
जब लोग सैटरडे संडे छुट्टी होती है तो कहीं टूर पर प्लान कर रहे होते हैं, अपनी फैमिली के साथ कहीं जाने की योजना बना रहे होते हैं, कहीं पे कुछ, मतलब छुट्टी 2 दिन की, और उस 2 दिन में अपना प्लान हमारा शेड्यूल पहले से हो जाता है। लेकिन जितने भी हमारे टीम मेंबर है, उनका सैटरडे संडे सारे के सारे स्लम्स में जा रहे होते हैं, झुग्गियों में जा रहे होते हैं, बच्चों के पास मिलने जा रहे होते हैं। आप ये सोच लीजिए कि वो 2 दिन, हम लोग 5 दिन में ऑफिस में काम नहीं करते हैं, हम लोग 7 दिन काम करते हैं, और 7 दिन काम करने की वजह से ही जो आपने आज अभी शब्द यूज किया, सफलता, ये शायद ईश्वर की दया से वही है, उसी का परिणाम। ठीक। अच्छा, तो आप झुग्गियों में जाते होंगे, बच्चों से मिलते होंगे, तो कभी तो ऐसा हुआ होगा कि कोई बच्चा पढ़ने वाला है, वो पढ़ना चाहता है, बट उसकी घर की स्थिति वैसी नहीं है, तो उसके घर वाले भी उसे पढ़ाना नहीं चाहते हैं, चाहते हैं कि बच्चा भी हमारे साथ काम करे, कुछ अर्निंग करे। तो वहाँ से उस बच्चे को निकाल कर आप, कोई ऐसे बच्चे मिले हैं, ऐसे बच्चे होंगे, उनको निकाल के उनको शिक्षा आपने दिलवाई है? बिल्कुल सर, बहुत अच्छा प्रश्न है आपका। ऐसा हमारे पास बहुत बार हुआ कि हम सुविधा देने के लिए तैयार हैं, बच्चे पढ़ने के लिए तैयार है, पेरेंट्स राजी नहीं, कैसे पढ़ाएं बच्चे को, ये बहुत बड़ा चैलेंज था हमारे साथ। ऐसे हमारे साथ कई मामले आए, तो उस केस में हम, हमारी टीम पूरी प्रॉपर उनको इन्फॉर्म करके कि हमें आपका 20 मिनट चाहिए, और हम उनके घर विजिट करते हैं और जा करके उनको पूरी बातें अच्छे से समझाने का प्रयास करते हैं कि आप बच्चे को पढ़ाइए, पढ़ाई से बड़ा चीज कोई भी नहीं है, आपके पास पैसे का अभाव है कि आप कोई दूसरा कारोबार, कोई बिजनेस बच्चे को, और पढ़ाई ऐसी चीज है जो पूरी की पूरी पीढ़ी को बदल देती है। ऐसे केस में माँ बाप का कहना है कि अगर 2 वक्त की रोटी नहीं मिल रही है तो बच्चे को पढ़ाएं कहाँ से। तो हम उसको इस बात का आश्वासन देते हैं कि आप बच्चे को पढ़ाओ, उसका खर्च फाउंडेशन देगी। और उसके बावजूद कई बार ऐसी सिचुएशन आती है कि बच्चे का जो खाने का, जो पूछते हैं कि बच्चे के खाने का क्या खर्चेगा, तो फाउंडेशन वो भी देती है कि आप तो संघर्ष कर रहे हो तो करते रहो, लेकिन आपके बच्चा जो है सिर्फ इस संघर्ष के चक्कर में पढ़ाई ना छोड़ दें। तो उस केस में हम उसको उस बच्चे का खर्च दे देते हैं कि आप इस बच्चे को खाने पीने में किसी भी प्रकार की प्रॉब्लम ना हो। कई बार क्या होता है, छुट्टियां जब होती हैं तो जो लेडीज घरों में बाई का काम करती हैं, तो उन छुट्टियों के दौरान उनकी सोच ऐसी रहती है कि अगर बच्चे 2 महीने की छुट्टी हो गई तो उस बच्चे को हम किसी भी घर में लगा देते हैं, तो 2-2.5 हजार रुपये 2 महीने में मिल जाएगा, जो भी उनको मिलता है। तो हम उन लोग को मना करते हैं, हमारी टीम जाती है, उनको बोलती है कि आप ऐसा काम मत कीजिए। उससे बच्चे का जो मानसिक विकास है वो कहीं ना कहीं बाधित होता है। बच्चे के दिमाग में वो चीज आ जाती है कि अल्टीमेटली मुझे कहीं पढ़ाई करने के बाद यही तो नहीं करना है, तो बच्चा बहुत डिस्ट्रैक्ट होता है। तो उस केस में हमारी पूरी टीम, हम उनके पेरेंट्स को समझाते हैं, काउंसलिंग करते हैं कि आप ऐसा काम मत करिए। जो भी 2 महीने में ये बच्ची कमाएगी, आपको लगता है कि 2,000-4,000, वो आप फाउंडेशन देगी, लेकिन इस बच्ची को आप छुट्टियों में अपने घर में रहने दीजिए, पढ़ाई करने दीजिए, और इसके परिणाम बहुत ही चौंकाने वाले हैं और बहुत ही सकारात्मक इनके परिणाम आए हैं। अगर वर्क लाइफ बैलेंस की बात की जाए, तो आप एक जॉब करते हो, 9 to 5 की जॉब है आपकी, गवर्नमेंट जॉब है, ठीक है, बट काम तो करना ही होता होगा। बिल्कुल बिल्कुल। तो आप कैसे बैलेंस करते हो? आप वहाँ पे जॉब कर रहे हो, फिर फाउंडेशन को भी टाइम देना है, घर पे भी टाइम देना है, बच्चों को भी टाइम देना है, परिवार को देखना है, तो कैसे करते हो ये? सर ये बहुत ही चैलेंजिंग सवाल, मतलब जो है कह सकते हैं वास्तव में सभी के साथ प्रॉब्लम आती है। इसमें सबसे पहले तो मेरी टीम को मैं बोलूंगा कि उनके सहयोग के बगैर तो कुछ नहीं होता, लेकिन जो सबसे बड़ा पार्टिसिपेशन कह सकता हूँ मेरी वाइफ और मेरे बच्चे। ये जो वक्त उनको देना चाहिए मुझे, या मैं उनको मुझे देना चाहिए, मैं दे नहीं पाता हूँ। वो भी इस सामाजिक कार्य में जुड़े हुए हैं। हमारे पत्नी जो है वो भी सैटरडे संडे होता है कहीं चलते हैं, कभी मान लीजिए वैसे तो टाइम नहीं रहता, लेकिन ये होता है कहीं चलें, तो हमारी पत्नी का कहना होता है चलो किसी जिंदगी में चल के किसी बच्चे से मिल के आता है। तो बगैर उनके सपोर्ट के ये करना मेरे लिए असंभव था। तो ये मेरी वाइफ का बहुत बड़ा
सहयोग है जो आज हम लोग ये कर पा रहे हैं। अगला प्रोग्राम मैं आपकी वाइफ के साथ ही करूंगा और देखता हूँ। मेरी वाइफ हर प्रोग्राम में हमारे साथ रहती हैं और वो बढ़ चढ़ के इनका पार्टिसिपेशन रहता है। तो आप सर जिस भी प्रोग्राम में आएंगे तो आपको मैडम से मिलवाएंगे। अच्छा, बहुत सारे स्टूडेंट रहे होंगे, बहुत सारे बच्चे ऐसे रहे होंगे कि जो शुरू किया होगा उन्होंने पढ़ाई और बहुत मेधावी रहे होंगे, उनके पास बहुत सारी समस्याएं रही होंगी, तो कुछ ऐसे स्टूडेंट की कुछ प्रेरणादायक कहानियां होंगी आपके पास, तो किसी की बताइए आप। सर ऐसे बहुत सारे बच्चे हैं हमारे पास और उसके एक बच्ची है स्लम में रहती है, अंजलि नाम है उसका। क्योंकि फाउंडेशन ऑलरेडी 4 साढ़े 4 साल हो गए उसको रन करते हुए, तो वो शुरू से ही फर्स्ट डे से ही हमारे फाउंडेशन की बेनिफिशियरी है वो। उसको पढ़ाई कराने में जैसे बताया कि पेरेंट्स की काउंसलिंग करना, उसके पापा है नहीं, तो सबसे बड़ा उनके पेरेंट्स का जो माता जी का उनका चैलेंज है कि अगर मेरी बच्ची, अभी तो बच्ची वो 11th में है, कि अब शादी कर देते हैं, अब शादी कर देते हैं, नहीं तो अगर आगे पढ़ेगी तो बर्डन आएगा। तो फिर वही सर सिचुएशन जैसे पहले थी कि तो बड़ा चैलेंजिंग होता है सर, बहुत चैलेंजिंग होता है, बहुत चैलेंजिंग। मतलब आप अपने को तो समझा सकते हैं लेकिन दूसरों को समझाना बहुत मुश्किल है। उस केस में फिर हमने पूरी टीम के साथ में गए, उनको समझाया कि आप अपने बच्चे की पढ़ाई कंटिन्यू रखिए और शादी की चिंता मत करिए, शादी हो जाएगी। उनको जब आश्वासन दिया तो उन्होंने अपनी बच्ची की पढ़ाई अब कंटिन्यू की। ऐसा दूसरा एक मामला है, उस बच्ची के फादर बहुत ही कम वेतन पे कार्य करते हैं, तो बच्ची मेधावी है, बच्ची बहुत अच्छा पढ़ रही है, तो कहीं ना कहीं पैसे की प्रॉब्लम से लेकर के उस बच्ची के साथ समस्या आई। तो अब बच्चे तो खास तौर से मेरी मैडम के साथ में बच्चे बहुत ही सहज हैं। वो तो तुरंत ऐसे लगता है कि किसी फ्रेंड से फोन करते बात होती है, तो बच्चे बोलते हैं मैडम मुझे ये चीज चाहिए, मैडम मुझे वो चीज चाहिए। तो मेरी वाइफ मुझे बताती है कि ऐसी प्रॉब्लम है उस बच्ची के साथ में। तो जैसा मैंने बताया कि 24 आवर्स में हमको उन बच्चों तक वो सुविधा पहुंचा देंगे, तो वो सुविधा हम लोग पहुंचा देते हैं। तो उसका इश्यू ये था कि दुकान, एक रेड़ी की दुकान है, अब उसमें 16 घंटे की नौकरी होती, सवेरे भी रेड़ी लगा दी, शाम को रात में तक हो जाता था। तो उसमें उस बीच में उस बच्ची को भी वहां पे बैठाया जाता था। अब वो बच्ची स्कूल जा रही है, स्कूल से आ रही है, फिर अपना होमवर्क कर रही है, फिर दुकान पे भी जा रही है, अपनी रेड़ी संभाल रही है। तो उस बच्ची के अंदर लगन तो है, लेकिन कहीं ना कहीं वो समस्या उसकी पढ़ाई को बाधित कर रही थी। तो उस प्रॉब्लम को हम लोगों ने दूर किया कि आप एक ऐसी रेड़ी, ऐसी दुकान को करें जो प्रॉपर सिस्टमेटिक 8 घंटे चले, 10 घंटे चले और आपको ज्यादा डिस्टरबेंस ना हो। तो इस तरीके से हम लोगों ने उनकी फैमिली में मदद किया और वो आज बच्ची पूरा समय अपनी पढ़ाई पे दे पा रही है। ओके, बहुत अच्छा काम कर रहे हैं आप, मैं इसकी सर। सराहना करना चाहूँगा। और कुछ ऐसे बच्चे भी होंगे, इतने दिन से आप काम कर रहे हैं, कुछ ऐसे बच्चे भी होंगे जो किसी भी क्षेत्र में जहाँ भी गए होंगे कुछ अच्छा नाम किया होगा, रोशन किया होगा, उन पे गर्व भी होगा। बिल्कुल सर, बिल्कुल गर्व होना भी चाहिए, क्योंकि जब आप किसी भी पौधे को लगाते हैं और जब वो एक वृक्ष का आकार लेता है तो उसकी जो छाया होती है, उस छाया के नीचे सिर्फ आप ही नहीं बैठते, उस छाया के नीचे हर वो शख्स बैठता है जिसको जरूरत होती है। राह में आने वाले हर व्यक्ति उसकी छाया के नीचे बैठ के आराम करता है, तो खुशी तो होती है सर। और जब बच्चे अच्छा करते हैं तो देश आगे बढ़ता है। बहुत अच्छा है। तो आपके जॉय मेकर्स के प्रयासों से ये समुदाय में कुछ ऐसा बदलाव आया हो जिसे आपको लगता हो कि हाँ मैंने बहुत अच्छा काम किया, जिससे इस समुदाय में बहुत अच्छा बदलाव आया? सर इसका आकलन करना तो बहुत मेरे लिए मुश्किल है कि बहुत बदलाव, क्योंकि हर स्तर पे कोई योजनाएं गवर्नमेंट चला रही है और लोगों तक उसका लाभ भी पहुंच रहा है। लेकिन हाँ, चूंकि हमारा दायरा बहुत बड़ा नहीं है, हम दिल्ली और दिल्ली के आसपास के क्षेत्रों में ही कार्य कर पा रहे हैं। उनके अंदर जो बदलाव, हमारी जो
एक पर्टिकुलर एरियाज हैं जहां पे हम काम कर रहे हैं, उससे बहुत बड़ा बदलाव देखने को मिला। और उनको देख करके उनके पड़ोसी भी अपने बच्चों को पढ़ा रहे हैं। जब वो देख रहे हैं कि इस बच्चे को थोड़ी सी सुविधा दी गई तो वो अच्छा कर रही है, वो अच्छा कर रही है, वो एंट्रेंस एग्जाम पास कर रही है, वो आगे कॉलेज में जा रही है, वो आगे नौकरी भी पा रही है, तो इससे उनकी मानसिकता में बदलाव आना शुरू हुआ। पहले तो ये आलम था कि क्या करेगी भाई, आप मेट हो, मेट की तरह। लेकिन जब बच्चे अच्छा करने लगे, जॉब करने लगे, तो वही मानसिकता जो पड़ोसी की थी वो बदल गई कि आपकी बेटी को कौन हेल्प करता था, तो वो बताते जॉय मेकर्स, तो मेरी भी बेटी का कुछ करा दो। तो अच्छा लगता है सर कि मतलब बदलाव देखने को मिल रहा है, उसका परिणाम दिख रहा है। कुछ ऐसी घटनाएं भी हुई होंगी जो आपको ये सब करने के लिए प्रेरणा देती होंगी। सर जब ये संगठन रजिस्टर्ड नहीं हुआ था, उससे पहले की बातें हैं, जब हम 4 लोगों ने, जो जिन लोगों ने स्टार्ट किया, हमारे कलीग्स हैं, ऐसे एक छोटा सा किस्सा बताते हैं। हमारे ऑफिस के नीचे एक मोची रहता था। रहता क्या था, उसकी छोटी सी दुकान था, वो जमीन पे, फर्श पे ही मोची का काम करता था। वो ड्रिंक वगैरह करते थे, तो उनका उस बीच ना पैर में फ्रैक्चर हो गया। पैर में फ्रैक्चर हुआ, मोची थे, डॉक्टर गए, इलाज कराया, प्लास्टर बंधा होता था, और वो अपनी शॉप खोलते थे। उस बीच में उनको बैसाखी की जरूरत थी, ताकि वो अपना बैसाखी के सहारे दिनचर्या को पूरा कर सकें। लेकिन वो बैसाखी के भी पैसे नहीं उनके पास, क्योंकि मुझे लगता है कि 100-200 रुपए कमाना भी उनके लिए दिन भर में मुश्किल काम था। फिर उसके बाद में हमने आपस में कंट्रीब्यूट करके उनकी बैसाखी दिलाई। फिर उसी बीच में उनका जहां पे फ्रैक्चर हुआ था, सेप्टिक हो गया। सेप्टिक हो गया तो डॉक्टर को अप्रोच करने लगे, वो डॉक्टर को दिखाया, तो डॉक्टर देखने को राजी नहीं। डॉक्टर की एक्चुअल में कुछ गलतियां भी थी, तो उस डॉक्टर ने ऑपरेशन उनका गलत किया था, जिसकी वजह से सेप्टिक हो गया। डॉक्टर ने बोला पैर काटना पड़ेगा। वो रोज दिन जाते थे। फिर हम लोगों ने प्रयास किया और डायरेक्ट मुख्यमंत्री सर को लेटर लिखा कि ऐसी सी बात है। तो माननीय मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल जी का बहुत शुक्रिया मैं करना चाहूंगा। उन्होंने इस चीज को बड़े गंभीरता से संज्ञान में लिया, और उस व्यक्ति का सेप्टिक इतना फैल गया था कि पूरा पैर काटने की नौबत थी। तो घुटने के नीचे से उनका पैर काटा गया। 2 महीने इलाज चला, 2 महीने हॉस्पिटल में एडमिट रहे। डॉक्टरों की सुपरविजन बहुत ही बेहतरीन थी, सब कुछ था, लेकिन अफसोस ये रहा कि उनका एक पैर होना पड़ा। शायद उनको दूसरा जीवन मिला, फिर उसके बाद में उन्होंने अपना सुचारू रूप से जीवन आरंभ किया। तो ये कहीं ना कहीं स्टोरी हम लोग के दिल में घाव करके और प्रेरणा का एक स्रोत बनती है। क्या कोई बच्चा ऐसी जगह पहुंच गया हो आपका, जो आपके यहाँ संस्था से लाभ लिया हो, और अब वो दोबारा आपकी संस्था को वापस अपनी सेवाएं दे रहा हो या लाभ दे रहा हो? सर ऐसे बच्चे हैं, क्योंकि फाउंडेशन अभी नई है, तो हमने ऐसे बच्चे हैं जो अब कॉलेज जाते हैं। तो कॉलेज जा करके जाते हैं, तो वहां से वो कुछ ना कुछ बताते रहते हैं। हम आज भी सीख रहे हैं सर। हम आज भी ये नहीं कहते कि जो काम हम कर रहे हैं वो अच्छा कर रहे हैं या परफेक्ट कर रहे हैं। हम आज भी उन बच्चों से सीखते हैं, उनसे हेल्प लेते हैं, वो प्रोग्राम्स में आते हैं, वो जो भी संभव उनके लेवल पे है वो बच्चे हमारे फाउंडेशन को कंट्रीब्यूट करते हैं। और उसमें खास तौर से एजुकेशन अवेयरनेस, वो काम वही बच्चे करते हैं। वो जाके बोलते हैं कि पढ़ाई से कितना बेनिफिट होता है, और जॉय मेकर्स ने कौन सी बेनिफिट दी जो आज हम स्कूल पास करके हम आज कॉलेज में गए हैं। और ऐसे कई बच्चे हैं जो नौकरी की तैयारी कर रहे हैं और नौकरी में भी मिली है। तो आपका बहुत बहुत धन्यवाद, आप मेरे इस कार्यक्रम में आए और अपने फाउंडेशन के बारे में सारी बातें बताई। तो अगर किसी को भी, अगर कोई भी आपको लगता है, कोई भी दिखता है अंडर प्रिविलेज, जिसके पास कुछ भी समस्याएं हैं, माता पिता नहीं है, कुछ भी है, तो आप जॉय मेकर एजुकेशन फाउंडेशन से मिलिए और इनको बताइए। इनका यूट्यूब चैनल भी है, इनका इंस्टाग्राम पे भी आईडी है, फेसबुक चैनल है, इनकी वेबसाइट है। आप कहीं पे भी जाके अगर इनको सहयोग करना चाहते हैं, आप इनको सहयोग करिए। और अगर कोई बच्चा ऐसा है जिसको सहयोग की ज़रूरत है, तो फाउंडेशन उसका पूरी तरह से सहयोग करेगा। थैंक यू सो मच सर।
आपने हमें ऐसा अवसर दिया, ऐसा प्लेटफॉर्म दिया जहां पर जॉय मेकर्स एजुकेशन फाउंडेशन अपनी बात रख पा रहा है। कुछ जो छोटे एक्सपीरियंस है वो हमने आपसे शेयर किए, और आपसे भी आग्रह है कि खास तौर से उन बच्चों के लिए जो पढ़ाई नहीं करते हैं, उनको लगता है कि पैसे ही होंगे तो ही हम पढ़ाई कर पाएंगे। ऐसा बिल्कुल नहीं। आप बिना सोचे समझे, अगर आपको कहीं लगता है कोई प्रॉब्लम है, पैसे की प्रॉब्लम आ रही है, काउंसलिंग की प्रॉब्लम आ रही है, आप तुरंत जॉय मेकर्स एजुकेशन फाउंडेशन की टीम से संपर्क करें। वो आपको समय भीतर कांटेक्ट करेगी, आपके घर आएगी, पूरी बात सुनेगी, और हर संभव प्रयास जो मदद है वो आपको देने की कोशिश की जाएगी, ताकि आप अपनी पढ़ाई सुचारू रूप से कर पाए। तो जॉय थैंक यू। मेकर्स की आप वेबसाइट का नाम वगैरह अगर बता दें, या इंस्टा आईडी और यूट्यूब चैनल बता दें, तो ये लोग आपसे संपर्क कर सकें। यदि आपको कोई मेल करना है तो joy jmefngo@gmail.com। इसी तरीके से हमारी वेबसाइट भी है jmefngo.org.in। आप इस पे भी हमारी वेबसाइट को विजिट कर सकते हैं, और इंस्टाग्राम आईडी भी हमारी है जो कि आपको हमारी स्क्रीन पे दिख रही है। तो बहुत बहुत धन्यवाद एक बार फिर से आपका हमारे इस सर। कार्यक्रम में आने के लिए। हम अभी तो हम इनसे सिर्फ जॉय मेकर एजुकेशन फाउंडेशन के बारे में ही बातें की है। इनकी पर्सनल लाइफ जो है ना, बहुत रोमांटिक रही है, उसके बारे में भी हम बातें करेंगे, और दोबारा से इनको बुलाते हैं अपने इस प्रोग्राम में। तब तक के लिए आप सबको नमस्कार और थैंक यू धन्यवाद। थैंक यू।